हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। यानी इसको हम कह सकते हैं संकुलन अनुपात तथा संकुलन समता। इसके बारे में हमने चर्चा करनी है। तो हम सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ये पैकिंग क्या होती है। इसको इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे ये कोई स्पेस है और इस स्पेस के अंदर हम लोग जो है कुछ रखना चाह रहे हैं। इस तरीके से ये हमने कुछ स्फीयर इसके अंदर जो है पैक कर दिए, इसके अंदर रख दिए। इस तरीके से कुछ स्फीयर्स हमने इसके अंदर रख दिए। एक गुड पैकिंग उसे कहा जाएगा, यानी गुड पैकिंग जो होगी, एक अच्छी पैकिंग उसे कहा जाएगा जिसमें खाली स्थान जो है वो कम से कम हो। खाली स्थान कम से कम उसमें मिले। खाली स्थान कम से कम मिले उसे हम जो है गुड पैकिंग कहेंगे। खाली स्थान कम से कम हो उसे क्या कहा जाएगा? गुड पैकिंग कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन यानी जिसको हम लिख सकते हैं PF, शॉर्ट में पैकिंग फ्रैक्शन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं संकुलन अनुपात। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा PF इज इक्वल टू हो जाएगा कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन, बटे घन का आयतन या इकाई कोष्ठिका का आयतन। घन का आयतन या इकाई कोष्ठिका का आयतन। घन का आयतन या इकाई कोष्ठिका का आयतन। PF बराबर कणों द्वारा घेरा गया आयतन, घन का आयतन या इकाई कोष्ठिका का आयतन। अब हम अगली चर्चा करते हैं पैकिंग। ये तो अनुपात हो गया, फ्रैक्शन का मतलब अनुपात हो गया। इन दोनों का अनुपात ही जो है हमारे पास संकुलन अनुपात कहलाता है। संकुलन समता क्या होती है? संकुलन समता यानी इसको हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। संकुलन समता के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला ये रहेगा कि कणों द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन गुणा हो जाएगा 100 बटे आ जाएगा इकाई कोष्ठिका का आयतन। इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका का आयतन। ये हमारे पास ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। यानी संकुलन समता बराबर हमारे पास हो जाएगा, संकुलन समता बराबर हो जाएगा ये। इसी फॉर्मूले के जरिए हम अलग अलग एकक कोष्ठिकाओं का जो है संकुलन समता ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रतिशत में आएगी, ये जो है प्रतिशत में आएगी। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास है, वो है सिंपल यूनिट सेल, यानी घनी एकक कोष्ठिका, साधारण घनी एकक कोष्ठिका। घनी एकक कोष्ठिका इसको हम कह सकते हैं साधारण, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, साधारण घनी एकक कोष्ठिका, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम जो है क्या निकाल रहे हैं? PE या PF कैलकुलेट कर रहे हैं। PE भी कैलकुलेट करेंगे और PF भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें, एक घनी एकक कोष्ठिका का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारे पास एक घनी एकक कोष्ठिका हो जाती है इस तरीके से। ये हो जाती है। इस घन के 8 कोनों पर हमारे पास ये 8 कण मौजूद हैं इस तरीके से।
इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके 8 कोनों पर जो हैं वो हैं 8 जालक बिंदु उपस्थित हैं। इसमें कुल जो है 8 लैटिस पॉइंट इसके अंदर मौजूद हैं। ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको सिंपल में SC भी हम लिखते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको जो है SC भी लिखा जाता है। अब इस तरीके से हम एक डेरिवेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमको मालूम है ये जो चीज़ें हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है हमारी, वो डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो A है। ये डिस्टेंस A है, यानी ये डिस्टेंस भी A है। ये सारी डिस्टेंस इसमें क्या है, इसमें 12 एजेस हैं, तो सबकी डिस्टेंस जो है इक्वल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एज लेंथ, EDZE, एज लेंथ, यानी एज लेंथ हम लिखते हैं इसको हिंदी में कोर की लंबाई। कोर की लंबाई बराबर हमारे पास आ गया ये। अब हम लिख सकते हैं ये घन है, तो घन का आयतन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। घन का आयतन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होता है A³। अब हमने पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जो A होता है ये इक्वल होता है 2R के। इसके लिए पिछला वीडियोस देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। A बराबर 2R। अब ये R क्या है, R जो है वो है कण की त्रिज्या। जो कण इस यूनिट सेल को बना रहे हैं उनकी जो है ये त्रिज्या, उनके बीच में ये संबंध हमारा होता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अगला जो हमारा होगा वो हम क्या निकालेंगे, इसके बाद फॉर्मूला लिख लेते हैं, या और किस चीज़ की ज़रूरत हमको पड़ सकती है इसमें, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, R त्रिज्या हो जाएगी, Z बराबर हो जाएगा, एक Z की ज़रूरत पड़ेगी। ये Z होता है, इसको कहते हैं रैंक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स भी कह सकते हैं इसको आप, जो है परमाणुओं की कुल संख्या कह सकते हैं यूनिट सेल में, परमाणुओं की कुल संख्या भी इसको आप कह सकते हैं यूनिट सेल में, परमाणु की कुल संख्या। इस तरीके से Z की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करें, जो ये परमाणु है, ये जो यहाँ पर ये परमाणु है, इसको क्या माना जाता है, इसको एक गोला माना जाता है। ये जो परमाणु है इनको क्या माना जाता है, यानी जो परमाणु है उसको हम क्या मानते हैं, गोला, यानी क्या मानते हैं, स्फीयर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यानी गोले का आयतन आप लिख सकते हैं, यहाँ से गोले का आयतन हम निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन हमारा क्या होता है, 4, गोले का आयतन स्क्वायर मानते हैं तो 4/3 πr³। अब हमारे पास एक यूनिट सेल में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, Z। तो हम लिख सकते हैं कुल परमाणुओं या गोलों का जो आयतन होगा, क्या होगा, गोलों का जो आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा कितना, Z गुणा 4/3 πr3, 4/3 πr3। ये हमारे पास उस गोले का आयतन हो जाएगा। तो हमने गोले का आयतन भी ले लिया। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कुल परमाणु, गोले का आयतन जो है कुल परमाणु या गोलों का आयतन हो जाएगा Z गुणा 4/3 πr3। अब हम निकालते हैं PF। अब हम क्या निकाल लेते हैं, PF हम यहाँ से निकाल लेते हैं। PF बराबर हमारा होता है, क्या होता है, कणों द्वारा घेरा गया आयतन, कणों द्वारा घेरा गया आयतन बट्टे, कणों द्वारा घेरा गया आयतन बट्टे होता है, कणों द्वारा घेरा गया आयतन बट्टे घन का आयतन, इकाई कोष्टिका का आयतन या घन का आयतन। तो ये हमको मालूम है, कणों द्वारा घेरा गया आयतन हमारे पास है Z गुणा 4/3 πr³/A3। अब हमारे पास A की वैल्यू भी मालूम है, हमने पहले ही इसको लिया है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास 2R। हमको मालूम है A बराबर हमारे पास क्या है, 2R। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमारे पास ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा हमारे पास, Z गुणा 4/3 πr3 बट्टे क्या हो जाएगा, 2r³। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा Z गुणा 4/3 πr3 बट्टे
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा R3, R3 से R3 कैंसिल हो गया, बच गया आपका यहाँ पर ये। इसको हम आगे लिख सकते हैं Z गुणा 4 पाई बट्टे, हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं बट्टे इसको 8 बट्टे क्या लिख सकते हैं आप इसको 8, 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 8 हो गया, 3 गुणा 8 हो गया, 3 गुणा 8 इसको लिख सकते हैं आप, 4 दूना 8 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा लास्ट में, ये Z गुणा पाई बट्टे 6 ये बड़ा। अब सिंपल यूनिट सेल के लिए अगर हम निकालना चाह रहे हैं, सिंपल यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 1। सिंपल यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। सिंपल यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारे पास PF बराबर हो जाएगा पाई बट्टे 6 बराबर हो जाएगा 3.14 बट्टे 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.52, ये आ जाएगा 0.52, क्या आ जाएगा 0.52 आ जाएगा। ये पाई बट्टे 6 बचा क्योंकि ऊपर था हमारे पास, को एक बार फिर से देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर से हमने ये जो है यहाँ PF कणों द्वारा घिरा गया आयतन बटे घन का आयतन, तो कणों द्वारा घिरा गया आयतन जो है वो कुल आयतन था जो अभी हमने गोलों का आयतन निकाला था, Z गुणा 4/3 पाई R क्यूब बटे A क्यूब। अब हमको मालूम है कि A बराबर 2R होता है, तो Z गुणा 4/3 पाई R3 हो गया बटे 2R के क्यूब। इसको सॉल्व किया आगे, इसको सॉल्व करने पर हमें मिला Z गुणा 4/3 पाई R3, इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया और आगे सॉल्व करने पर हमें मिला इस तरीके से, और Z गुणा पाई गुणा 6। चूँकि सिंपल यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू 1 हो गई, तो PF इक्वल टू पाई बट्टे 6, 3.14 बट्टे 6, तो 0.52 ये आ गया। अब मुझे निकालना है PE यानी संकुलन समता। संकुलन समता यदि मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ PF गुणा 100 यानी ये बराबर क्या आ जाएगा आपका 0.52 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 52%। यानी जो कणों द्वारा घेरा गया आयतन है यानी उसके अंदर जो संकुलन क्षमता है वो 52% है। तो एक चीज़ और बचती है, तो इतना स्थान है यानी 52% स्थान ही जो है घिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये है, इसके अंदर ये कोई यूनिट सेल है, इसके अंदर ये चीज़ें रखी हैं, तो इनके अंदर जो स्थान है वो 52% ही भरा हुआ है। तो खाली स्थान कितना है, तो खाली स्थान के लिए या खाली स्थान आप कह सकते हैं या इसको वॉइड कह सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 52 यानी 100 माइनस 52 यानी ये कितना हो जाएगा 8 यानी 48%। 48% खाली स्थान हो गया और भरा हुआ स्थान हो गया 52%। तो इस तरीके से हम जो है PF और PE कैलकुलेट कर सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको प्रैक्टिस करिए और सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के लिए भी इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर।